नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। कल यानी सोमवार को जी न्यूज़ के अलावा एक दो और चैनल्स ने एक तरह से सेंसेशनल न्यूज़ चलाने की कोशिश की। गुलफिशा फातिमा नाम की एक छात्रा हैं जो शायद 2 महीने से पुलिस हिरासत में है, कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी में शायद अब है, दिल्ली राइट्स के चलते। और उनके नाम पे जारी किया गया कथित बयान को लेके इन चैनलों ने जाने माने प्रोफेसर अपूर्वानंद पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। वैसे तो अपूर्वानंद जी किसी भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लंबे अरसे से द वायर के साथ जुड़े रहे हैं। उनका प्रोग्राम अपूर्वानंद की मास्टर क्लास हम आपको दिखाते रहे हैं। हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं ऑन पीस इश्यूज़, एंटी कम्युनल इश्यूज़। बहुत सारे ऐसे जो है सोशल कॉजेज़ को लेके इंडिया लेवल पे और दिल्ली में एक्टिव रहे हैं। आज हमने उनको हमारे स्टूडियो में बुलाया है बतौर एक गेस्ट, एक न्यूज़ मेकर, और हम जानना चाहेंगे उनसे ये जो ख़बरें चल रही हैं इसके बारे में उनका अपना ख्याल। सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि हम कल ही की बात कर रहे हैं। जी न्यूज़ पे एक ऐसा वहाँ पे एक ख़बर चलाया गया, मैं समझता हूँ कि उसका कंटेंट काफ़ी डेफेमेटरी है। जो आमतौर पे जर्नलिज्म के रीत रिवाज हैं, सोर्सिंग के, रिपोर्टिंग के, उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके जी ने वो रिपोर्ट पेश किया जहाँ पे तरह तरह के इल्ज़ाम आप पे लगाए गए। आप उस रिपोर्ट को और उस रिपोर्ट से जुड़े तमाम जो पिछले तकरीबन 2 महीने से पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दिल्ली राइट्स पे, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? बहुत शुक्रिया। आपने कल की ख़बरों के बारे में कहा है, मेरा ध्यान भी उस तरफ ले जाया गया। कुछ लोगों ने मुझे उसके लिंक्स भेजे और तब मैंने देखा और मुझे वो इतना हास्यास्पद लगा कि उसका उत्तर देने की भी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है। लेकिन मुझे सिद्धांततः, उसूलन मुझे एक बात गलत लगती है और वह सारे मीडिया में जुड़े हुए सारे लोगों को ही उस पर सोचने की आवश्यकता है कि आप किसी व्यक्ति के हवाले से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में एक ख़बर इतने भरोसे के साथ जारी कर देते हैं। जो व्यक्ति उस बयान को, जो बयान उसके नाम से जारी किया जा रहा है, न तो उस बयान की तस्दीक कर सकता है और न उसे काट सकता है क्योंकि वो हिरासत में है। तो क्या यह मीडिया के सिद्धांत के अनुरूप है? पहला प्रश्न तो यही है और इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। और दूसरा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह का खुला प्रचार कर रहे हैं, आपने इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं की कि उससे बातचीत की जाए, जो कि एक सामान्य नियम है। वह व्यक्ति उपलब्ध है और इनमें से कम 2 मैंने देखा कि जी चैनल और आज तक और शायद इंडिया टीवी, इन्होंने इसे प्रसारित किया है। इनमें से 2 ने कम से कम आप उसे मेरी एक्सपर्टीज़ कह लीजिए, मेरे विचार कह लीजिए, इनका इस्तेमाल अलग अलग समय पर किया है, मेरे साथ बातचीत की है। तो मैं इनके लिए अपरिचित व्यक्ति नहीं हूँ। मतलब आप उनके स्टूडियो जा चुके हैं, आपसे बात हुई है? बात हुई है और मैं आज तक के प्लेटफॉर्म पर उनके कार्यक्रम में जा चुका हूँ। तो वे मुझे जानते हैं और वे आसानी से मुझसे संपर्क कर सकते थे यह बात कहने के पहले। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो मुझे सिर्फ ये सिद्धांततः बहुत गलत लगता है किसी के भी हवाले से किसी के भी बारे में कहना। और ये हम पहले देख चुके हैं कि यह चीज़ कुछ लोगों के साथ हो चुकी है, कुछ नौजवानों के साथ, जैसे कन्हैया या उमर खालिद, इन लोगों के साथ हो चुकी है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि वे अब लगातार ख़तरे में हैं, क्योंकि ये बिल्कुल संभव है कि इस देश को प्रेम करने वाले कुछ लोग, कुछ शांति प्रेमी वाकई ये मान लें, जो इन चैनल्स के दर्शक हैं और जो इन चैनल्स पे भरोसा करते हैं कि यह चैनल इनके बारे में जो कह रहा है वो सच है और यह व्यक्ति सचमुच हिंसा भड़का रहा है। तो यह अदालत में तय होने के पहले, पुलिस की जांच में तय होने के पहले यह चीज़ लोगों के दिमाग में स्थापित हो जाएगी और वो खुद फैसला करेंगे और ख़ुद कार्रवाई भी करेंगे।
वो आपको मार भी सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं, जिस तरह का माहौल है। तो ये काफ़ी गैर 2 साल जिम्मेदाराना पहले तो उमर खालिद पे हमला भी हुआ बाकायदा, यहाँ हमला दिल्ली में। हुआ, जी। और मैं उसका साक्षी हूँ कि हमला हुआ, और जिसने हमला किया उसने कहा कि वो वाकई मानता था कि उमर खालिद ने किया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री ने उस समय बयान दिया था कि उमर खालिद के तार जुड़े हुए हैं सीमा पार के आतंकवादियों से। ये बात सिरे से गलत थी। उमर खालिद पाकिस्तान कभी नहीं गए थे, लेकिन जिन चैनल्स ने इसको प्रसारित किया उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी इस तथ्यतः गलत बात को प्रचारित करने के लिए, लेकिन उन्होंने उमर खालिद को आजीवन वालनरेबल बना दिया अटैक्स के। तो ये कितना बड़ा एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना और मुजरिमाना काम है, इसके बारे में सोचना चाहिए। यह मेरे बारे में नहीं है, यह आम तौर पर एक सैद्धांतिक प्रश्न है। जहाँ तक जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करें, जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात है, तो यह माहौल, जो माहौल आज चल रहा है कल नहीं रहेगा, लेकिन जर्नलिज्म को तो जिंदा रहना है। अपूर्वानंद, आमतौर पे जब पुलिस एक केस बनाती है किसी के खिलाफ, तो उन आरोपों पे जवाब देने का मौका एक आरोपी को या किसी भी शख्स को कचहरी में मिलता है, कोर्ट में मिलता है। लेकिन इसके बावजूद हम इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में आ जाती हैं, डिस्कशन चलता है, डिबेट चलता है। इसीलिए हम आपसे मतलब आपको अगर पुलिस अपनी कार्रवाई को इसी दिशा में आगे बढ़ाती है और तो हो सकता है कि कोर्ट में ही आपको कुछ बोलना पड़े, लेकिन हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि ये जो आरोप फेंके जा रहे हैं आप पे, इन पे आपका क्या विचार है? ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली राइट्स, दिल्ली में जो दंगे हुए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें एंटी CAA प्रोटेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था। कुछ दिन पहले आपने बयान दिया कि इट इज़ डिस्टर्बिंग टू सी अ थियोरी इमर्जिंग विच ट्रीट्स द सपोर्टर्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज द सोर्स ऑफ वायलेंस। ये हर पुलिस स्टेटमेंट से ये बात निकल के आ रही है कि पुलिस उसी थियोरी पे काम कर रहा है कि जो दंगे फसाद हुए एंटी CAA वालों के षड्यंत्र के तहत हुए। तो इन चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पे इस इल्ज़ाम के बारे में आपका व्यू क्या है? हाँ, मैं अपने बारे में बात करने से बेहतर ये मानता हूँ कि इल्ज़ाम जिनको मैं कह रहा हूँ सिद्धांत बनाया जा रहा है, उसे हम समझने की कोशिश करें। पुलिस हाइपोथेसिस ले सकती है, इसका अधिकार है उसको, क्योंकि यह तो एक तथ्य है कि हिंसा हुई, हिंसा में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए, मुसलमान बहुत ज़्यादा मारे गए और जान माल का नुकसान ज़्यादा मुसलमानों का हुआ। कई नारे सुने गए हिंसा के दौरान, उन नारों को भी हम जानते हैं। हिंसा के पहले जो शासक दल है उसके नेताओं के 1 महीने 1.5 महीने तक बयानात भी हम सुनते रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, जो बहुत खुलेआम हिंसा का उकसावा करने वाले बयान थे और उनके खिलाफ जो CAA का विरोध करते हुए बैठे हुए थे। तो एक हिंसा का उकसावा दिया जा रहा था लगातार, इसको हम देख रहे थे और उसके बाद हिंसा होती है। इसलिए हिंसा हुई और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है पूरे देश के लिए कि हिंसा क्यों हुई, किन लोगों ने आयोजित की, कौन लोग उसमें शामिल थे और उसके ब्यौरे क्या थे। तो इसलिए पुलिस अपनी हाइपोथेसिस बना सकती है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकती है, उसमें से एक गलत होगा एक सही होगा, वो ये कर सकती है। लेकिन उसके पहले जब लगातार इस बात को स्थापित किया जाने लगे कि यह पूरी हिंसा, उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत दरअसल CAA के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहीं से हिंसा शुरू हुई है। और जो कहा जा रहा है, जिस पर हमने बार बार बात की है, पहले भी आपसे हमने बात की थी कि 22 तारीख की रात जो रोड ब्लॉकेड औरतों ने किया दिल्ली में कुछ जगहों पर, उससे हिंसा भड़की। और 1 मिनट में मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसे रोड ब्लॉकेड जैसे किसी कदम का समर्थन नहीं करता हूँ कि यदि औरतों ने बहुत डेस्परेट होकर, अगर उनको ऐसा लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और उस दिन भीम आर्मी ने एक आह्वान किया था भारत बंद का और वे निकल पड़ी, उन्होंने 7 जगह रोड ब्लॉक कर दी और ये बिल्कुल गलत था, मान लीजिए, हम और आप मानते हैं, पुलिस मानती है, तो उस रोड ब्लॉकेट को खाली कराने का काम पुलिस का था। Should have been between the protesters and the police, and police was well within its right
to get the road vacated by even using coercive means. वो अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन यह अधिकार दूसरे लोगों के पास नहीं है। जो उस रोड ब्लॉकेट को गलत मानते हैं उनके पास यह अधिकार नहीं है कि वे हिंसा करके उस रोड ब्लॉकेट को खाली कराएं। पुलिस का यह कर्तव्य भी होगा कि अगर दूसरे लोग हिंसा कर रहे हैं तो वो उनको रोके, न कि वो उसके लिए एक जस्टिफिकेशन दे कि चूंकि आपने रोड ब्लॉकेट कर दिया इसलिए लोग इतना प्रोवोक हो गए कि हिंसा हो गई, तो उनकी हिंसा के लिए आप मुझे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि मैं रोड ब्लॉकेट पर बैठी हुई हूँ। ये औरतें कह सकती हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि उन औरतों को सड़क पर लाया गया और लाने में कोई एक छिपा हुआ दिमाग था जो उन औरतों को सड़क पर लाया, और उनकी खोज चल रही है, उनकी पहचान चल रही है, बीच बीच में उनके नाम बाहर ला दिए जाते हैं कि ये लोग हैं। अब ये बहुत अजीब है क्योंकि 2 महीने से वो औरतें बैठी हुई थीं। वे सब अलग अलग जगह हैं जहाँ औरतें बैठी हुई थी। जिन लोगों का नाम लाया जा रहा है वो उन जगहों के रहने वाले नहीं हैं। उनका इन प्रोटेस्ट से सीधा रिश्ता ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। वो उनके समर्थन में बोलते और लिखते रहे। उनका इन जगहों पर कोई प्रभाव नहीं है कि वे आयोजकों को प्रभावित कर सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा करके जो बताया जा रहा है वो ये कि दरअसल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें इतना दिमाग नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि वो खुद प्रोटेस्ट करें। कोई उनको प्रोटेस्ट के लिए उकसाता है तब वो प्रोटेस्ट करते हैं। वो क्या फॉर्म लेंगे इसके लिए भी कोई उकसाता है तब वे करते हैं। यानी हर चीज़ एक साजिश के चश्मे से देखी जा रही है, जबकि जो हो रहा था और हमने आपने सब ने देखा और हम सब के लिए उत्सुकता का विषय था कि यह बहुत खुला हुआ था। हर कोई जा सकता था, आ सकता था, प्रोटेस्टर से बात कर सकता था, देख सकता था, और लगातार वो पुलिस की निगरानी में भी था। इसके लिए बल्कि बाहर से किसी इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वहाँ बैठे रहना था देखने के लिए, समझने के लिए। तो और जैसा सिमी पाशा ने लिखा वायर में, मूल प्रश्न यह है कि प्रोटेस्ट से नुकसान किसको हुआ, वायलेंस से। तो मैं वायलेंस अपना नुकसान करने के लिए नहीं करूँगा। वायलेंस से नुकसान प्रोटेस्टर्स को हुआ। सारे प्रोटेस्ट साइट्स ख़त्म हो गए और एक तरह से डिलेजिटिमाइज हो गया प्रोटेस्ट। तो कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला इतना आत्मघाती कदम नहीं उठाएगा, कोई खुदकुशी नहीं कर लेगा कि वो वायलेंस करे ताकि वही नष्ट हो जाए, जबकि वो जानता है कि वो काफ़ी कमज़ोर हालत में है। राज्य की ताकत के आगे उसके ताकत कुछ भी नहीं है। तभी तो वो ऐसे इलाकों में बैठा हुआ था जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो दिल्ली की कॉमन प्रोटेस्ट साइट पर भी नहीं बैठा था, वो जंतर मंतर पे भी वल्नरेबल था। इसलिए वो शाहीन बाग में बैठा था, इसलिए वो सीलमपुर में बैठा था, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ वो प्रोटेक्टेड है। तो वो अपने आप को वल्नरेबल क्यों बनाएगा? मतलब ये किसी भी सिद्धांत से यह बात ठीक और उचित नहीं जान पड़ती है। और मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस की मदद की जाए। आखिर वो पुलिस हमारी पुलिस है और उसको सही दिशा में, यानी हिंसा हुई 23 तारीख से हिंसा हुई, उसके पहले हिंसा के उकसावे मौजूद हैं। वे कौन लोग थे जो नारा लगा रहे थे दिल्ली पुलिस लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं? क्या ये नारा शोभनीय है? कि ये नारा किसी भी सभ्य देश की पुलिस को स्वीकार होगा कि एक ग्रुप ये नारा लगा रहा है कि तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं? ये किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है और मेरे लिए कम से कम अपमानजनक है। दिल्ली पुलिस का क्योंकि दिल्ली पुलिस मेरी भी पुलिस है। मेरे घर के आसपास कुछ होता है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, तो मैं उस पर यकीन करना चाहता हूँ। मैं उससे यकीन ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, और किसी को भी यकीन करना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो धर्मनिरपेक्ष हो, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो। ये इन्वेस्टिगेशन के तहत जब आपको बुलाया गया 3 अगस्त को, उसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आपको बुलाया था। शायद आप 5 घंटे वहाँ पे रहे। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक संपादकीय जारी किया जहाँ पे उन्होंने दिल्ली पुलिस की आलोचना की। उसके रिस्पांस में काफ़ी अनयूजुअल था कि दिल्ली पुलिस का एक स्टेटमेंट आया कि हमको नसीहत ना दिया जाए और हम अच्छी तरह जानते हैं हमारा फ़र्ज़ क्या है, और अगर हम किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ऐसे सवाल, ऐसे संपादकियों से कोशिश ये किया जा रहा है कि हमको
डाइवर्ट किया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे तकरीर, ऐसे स्पीचेस थे जो भड़काऊ थे, जिसके बारे में जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। एक अजीब सी बात हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों में हुई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इस कोरोना के दौरान एक ट्वीट किया जो अफवाह थी, पूरी तरह से अफवाह उड़ाने की कोशिश थी। उस पर जो प्रतिक्रिया थी दिल्ली पुलिस की वो बहुत अजीब थी। उन्होंने कहा कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि तथ्य की जांच कर लें अफवाह के पहले। तो अगर कोई अफवाह उड़ाना चाहता है तो वो तथ्य की जांच नहीं करेगा, क्योंकि वो अफवाह उड़ा रहा है। और दूसरे कि उस समय अफवाह उड़ाना एक मुजरिमाना कदम था। तो एक हमारी आदत सी बनती जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंसा की बात हो रही है तो नहीं, वी डोंट इंटेंड टू डू इट, हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं, वी डोंट मीन इट, हम सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे ये कह दिया जाता है कि चुनाव सभा में अगर किसी के खिलाफ वो घृणा प्रचार करते हैं, जैसा इस बार किया गया। और इस पर भी मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्टर्स बैठे थे, आपने उनके बयान देखे होंगे, वो ये लगातार कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमें सुने। इसका मतलब वो इस सरकार को जायज़ मानते हैं, वो इसे अपनी सरकार मानते हैं, वो इसको खारिज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी शिकायत उनको सुनाना चाहते हैं, वो उनके लोग हैं और ये उनकी सरकार है। लेकिन उनके खिलाफ जो प्रचार इस सरकार के लोगों ने किया, उसमें कुछ ऐसा लगा जैसे ये दुश्मन है, उन पर हमला करो, उनको गोली मारो, उनके भीतर षड्यंत्रकारी बलात्कारी बैठे हुए हैं। इस तरह की बात अगर सरकार के लोग करेंगे, इसका मतलब उन्होंने बहुसंख्यकों को यह कहा कि ये दुश्मन है। और उसका नतीजा आपने देखा कि 2 दिन शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया पे फायरिंग हुई, उससे ज़्यादा भी हो सकता था। और हमें क्या मालूम कि जो हिंसा हुई वो इसकी वजह से हुई। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास इस पे कभी कोई जांच की, लेकिन इस पक्ष पर जांच नहीं हुई है, जांच एक दूसरी दिशा में हो रही है। और यही मेरा कहना है कि यह जो जांच एजेंसी की एक्सपर्टीज़ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ये भी जो है वो ख़बरें लीक कर रहा है कि एक ख़ास व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका नज़र है, DPSG, दिल्ली प्रोग्रेसिव प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप, जहाँ पे 2-3 महीनों के लिए कम से कम जो एंटी CAA प्रोटेस्टर्स थे और प्रोटेस्ट साइट्स थे, उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। उस व्हाट्सएप, वो क्या था वो व्हाट्सएप ग्रुप आपकी नज़रों में, और पुलिस क्यों उस व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे पड़ गया अभी? ये ग्रुप मेरे ख्याल में दिसंबर में बना था, और ये कुछ ऐसे लोगों ने बनाया था जो आमतौर पर शांतिपूर्ण जनतांत्रिक कार्रवाइयों के समर्थक लोग हैं। उनके बारे में सारे लोग जानते हैं कि वे अलग अलग पक्ष पर काम करते रहे हैं जनतांत्रिक अधिकारों के, और उन्हें ऐसा लगा कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है और इसमें कोई दो मत नहीं, और हमें आपको छिपाना नहीं चाहिए कि इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर मुसलमान थे। ये सारे लोग जो सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि मुसलमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं, उनको समर्थन मिलना चाहिए, और समर्थन जिस प्रकार का हो। तो ये ग्रुप जो बना था, मैं उसका एक लगभग निष्क्रिय सदस्य था, लेकिन मेरी समझ ये थी कि यह ग्रुप उनको वक्ता या परफॉर्मर, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत इस बार इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहे थे, गाने और पेंटिंग और बाकी तमाम चीज़ें, तो वहाँ लगातार लोग जा सकें, परफॉर्मेंस जैसे TM कृष्णा, शुभा मुद्गल, इस तरह के लोग, बाकी लोग, तो उसमें मदद करने के लिए ये ग्रुप बना था। इस ग्रुप का कोई बतौर एक सपोर्ट और सॉलिडारिटी, इस ग्रुप का कोई रिश्ता उन प्रोटेस्ट के संगठन से नहीं था। एक दूसरे के सारे जो प्रोटेस्ट थे वे ऑटोनमस थे, मैं जैसा समझ पाया। मैं 4-5 जगह गया हूँ तो उनको थोड़ी देर देखा है, शाहीन बाग 3 बार गया हूँ, समझने की कोशिश की है, और मुझे लगा कि इसमें भांति भांति के तत्व थे जो एक सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होकर एक साथ बैठ गए थे। तो ये कोई एक संगठित केंद्रीय ढंग से संचालित था भी नहीं। और
इस प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उन्हें प्रभावित कर सकता था। यह संभव नहीं था और किसी ने यह कोशिश भी नहीं की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि जो कहानियाँ मैंने बाहर पढ़ी और वो मुझे इतनी बड़ी शेख चिल्ली की उड़ान लगी कि ऐसी कहानी भी बनाई जा सकती है। जैसे मैंने कल के बारे में कहा कि मुझे इतना हास्यास्पद लगा कि इसका उत्तर भी कैसे दिया जाए, उत्तर देना भी संभव नहीं है। उसी तरह उस ग्रुप के बारे में, वो चाहे राहुल रॉय हों या सबा दीवान हो या अंजलि भारद्वाज हो या एनी राजा हो या कोई भी हो, इनका ट्रैक रिकॉर्ड हर किसी को मालूम है। 20 साल 25 साल का जो व्यक्ति 1984 के सिख विरोधी हिंसा में शांति स्थापित करने के लिए काम कर चुका हो, जो मॉब लिंचिंग्स के खिलाफ काम कर रहा हो, जो शांति के लिए, हर्ष मंदिर जैसे लोग, अगर उनको ये कहा जाए कि दरअसल ये शांतिपूर्ण भाषण की आड़ में हिंसा फैला रहे थे, हर्ष के खिलाफ तो यही कहा गया, तो हम समझ सकते हैं कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। यानी हर्ष मंदिर के बारे में जो उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि ये देखिए, ये चालाकी है, दरअसल फसाड है, ये भाषण अहिंसा की भाषा में दिया जा रहा है लेकिन हिंसा का उकसावा है। तो और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि एक ये रवैया बनता जा रहा है कि अगर आप अपनी मांग के लिए सड़क पर आएंगे तो आपको हिंसक मान लिया जाएगा, और ये अदालतों का भी रवैया बन रहा है। और ये ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ संसद में तय नहीं होती हैं। संसद और सड़क का एक रिश्ता है और सड़कें कई बार संसद को जिंदा रखती हैं। राइट टू एजुकेशन पर अगर सड़कों पर आंदोलन ना हुआ होता तो हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 1911 में उस पर बहस शुरू हुई थी और 100 साल बाद 2011 में वो लागू हुआ। तो जो जनप्रतिनिधि हैं वे जनता को तब, और 2011 में लागू तब हुआ जब उसके पहले लगातार आंदोलन हुए, लगातार लोग सड़कों पर गए। तो सड़क पर रहना कैसे नाजायज़ हो गया, ये मेरी समझ। और गौरतलब है कि एफआईआर में, शायद 2-3 एफआईआर में उमर खालिद का जो भाषण है, हर्ष मंदिर का जो भाषण है, पुलिस ने उन शब्दों को पकड़ा है जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई इसका फैसला सड़कों पे होगा, जहाँ पे क्लियरली वो आंदोलन, जन आंदोलन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसको जो है वो पुलिस कनेक्ट कर रहा है हिंसा से, वायलेंस से। गांधी का पूरा आंदोलन सड़कों का आंदोलन था। मेरा एक और भी सवाल है आपसे कि पूर्णम जी, आपका अपना एक रेपुटेशन है, हर्ष मंदिर जी का रेपुटेशन है, और मतलब लंबे अरसे से 20-30 साल का काम जो है, आपका रिकॉर्ड आप आसानी से किसी को दिखा सकते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मेरे ये उसूल हैं। अगर इसके बावजूद आपको निशाना बनाया जा सकता है, इसका असर क्या पड़ने वाला है छात्रों पे, क्या पड़ने वाला है उन औरतों पे या जो लोग अभी तक पॉलिटिक्स में, अभी तक सोशल इश्यूज़ पे अपने आप को कभी एक्टिवेट नहीं किया हो? क्या डर का माहौल और बढ़ने वाला है? लोग 100 बार सोचेंगे किसी भी प्रोटेस्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट करने का? क्या मकसद यही था पुलिस का? मैं नहीं जानता हूँ कि पुलिस का ये मकसद होगा कि नहीं, क्योंकि पुलिस तो कोई विचारधारात्मक एजेंसी है नहीं। और पुलिस, हम ये मान के चलते हैं कि भारत की पुलिस की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। उसका एक विचार है जो कि संविधान का विचार है। उसका प्रमुख दायित्व है नागरिक के अधिकार की रक्षा करना, और वो नागरिक के साथ खड़ी होगी। और नागरिक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अकेले व्यक्ति को कुछ भी नहीं है। वो स्टेट के सामने बिल्कुल नाकुछ बंदा है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो पुलिस हो या अदालत हो या मीडिया हो, उनका फ़र्ज़ बनता है उस अकेले नागरिक के साथ खड़ा होना। हम सब का दायित्व, जो हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, विचार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा दायित्व यह है कि हम विचारों को ज़िंदा रखें और हम अपने जो छात्र हैं उनको हम ये कहें कि उनको आज़ाद ख्याल रहना चाहिए, अपने तरीके से सोचना चाहिए। इंडॉक्ट्रिनेशन शिक्षा का काम नहीं है, हम उसके पूरी तरह से ख़िलाफ़ हैं। अगर आप विचारों को बंद कर देंगे और आप विचारों को ही क्रिमिनलाइज कर देंगे तो आप लोगों को दूसरी दिशा में ले जाएंगे, जो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि अगर विचारों के क्षेत्र में काम होना बंद हो गया तो जाहिर है कि वो ऊर्जा कहीं और निकलेगी, वह समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर यह संदेश मिलता है फिर छात्रों को
कि जो सिर्फ शब्दों के ज़रिए काम करते हैं, जो सिर्फ भाषा के ज़रिए काम करते हैं, उनके साथ ये सलूक हो सकता है, तो शब्द बेकार हैं, दूसरे ज़रिए अपनाने चाहिए। यह मेरे ख्याल में बहुत चिंता का काम विषय होगा। अपूर्वानंद जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।